हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ, यानी कि जीवों को चारों ओर से घेरा हुआ आवरण पर्यावरण कहलाता है। जीवों को चारों ओर से घेरा हुआ आवरण पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के मुख्य संगठक पर्यावरण के 3 मुख्य संगठक हैं। भौतिक में स्थल, वायु और जल आते हैं। यानी पर्यावरण के जो संगठक हैं वह भौतिक संगठक, जिसको अजैविक संगठक भी कहते हैं, यह है स्थल, वायु और जल। और दूसरा है जैविक संगठक। जैविक में सभी जीव आते हैं। जैसे पादप का अर्थ है जो वनस्पतियाँ होती हैं, यानी पौधे होते हैं। पौधों में भी जीव होता है, इसलिए इसको भी जैविक संगठक के अंतर्गत लिया जाता है। तो पादप, सूक्ष्म जीव, ये सभी जो है जैविक संगठक आते हैं। और ऊर्जा, तीसरा ऊर्जा है। ऊर्जा में सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है और जो भूतापी यानी जो पृथ्वी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, इसको कहते हैं, ये तीसरा संगठक है। देखिए, पर्यावरण की सामान्य परिभाषा क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, उसे सामूहिक रूप से पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। यानी जो हमारे चारों ओर से है, वो हमारे चारों ओर क्या क्या पाया जाता है पृथ्वी पर? भूमि पे हम लोग रहते ही हैं। जल भी पाया जाता है, वायु पाई जाती है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। इन सभी का समूह, यानी कि जो सब कुछ हमारे तरफ चारों तरफ जो कुछ भी है, यह इन सभी को सामूहिक रूप से पर्यावरण कहा जाता है। देखिए, पर्यावरण के संबंध में धारणीय या सतत विकास क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है? तो वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख करके विकास करना को जो है धारणीय या सतत विकास कहा जाता है। वर्तमान की आवश्यकता का अर्थ है कि हमारी वर्तमान की भी आवश्यकता की पूर्ति हो और हम भविष्य के प्रति भी जो है सजग रहें। भविष्य के जो है आवश्यकता के प्रति हम सतर्क हो करके वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करें। जैसे जो भूमिगत जल है, इसका इतना अधिक दोहन या उपयोग न कर दिया जाए कि जो है भविष्य के लिए जल की जो है बहुत ही अभाव हो जाए। और जो है जैसे कोयला है, तो कोयला का इतना अत्यधिक उपयोग न कर दिया जाए कि भविष्य के लिए कोयला जल्द ही समाप्त हो जाए और भविष्य के लिए न रह जाए। तो इसका ध्यान में रख करके, यानी वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की आवश्यकता दोनों को ध्यान में रख करके जो विकास किया जाता है, इसको धारणीय या सतत विकास कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन करना है। जो धारणीय विकास का उद्देश्य है वो पृथ्वी की जो प्राकृतिक संसाधन है, इनका जो है न्याय संगत उपयोग करना और इनका संरक्षण, मतलब इनको बचाना और इनका उचित प्रबंधन करना ही जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो धारणीय विकास के लिए वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जो है आवर कॉमन फ्यूचर वेटलैंड रिपोर्ट में इसकी यह परिभाषा दी गई। एक सम्मेलन हुआ था, तो इसमें यह परिभाषा दी गई थी। फिर जो है एक सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, यह वर्ष 1992 में हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। इसमें 21 बिंदुओं पर जो है धारणीय विकास के लिए जो है सभी देशों से समर्थन लिया गया था। तो इसी को कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। इस पृथ्वी सम्मेलन को वर्ष 1992 में एजेंडा 21 यानी 21 बिंदुओं पर यह पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। 21 बिंदुओं पर रियो में, जो रियो डी जेनेरियो है, वहाँ पर
इस घोषणा में धारणीय विकास के प्रति पूर्ण समर्थन जो है किया गया था। यानी सभी देश, जो देश वहाँ पर उपस्थित थे, देशों के प्रतिनिधि, उन सभी ने जो है 21 बिंदुओं पर धारणीय विकास के लिए समर्थन किया था, अर्थात कि वह वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए और भविष्य की आवश्यकता को भी ध्यान में रख करके जो है सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे। इस पर जो है सबकी सहमति बनी थी। देखिए, पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा कब होगी? जब प्रदूषण कम होगा और धारणीय विकास पर सभी लोग ध्यान देंगे। तो जो प्रदूषण है यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न करता है, जबकि धारणीय विकास क्या करता है? पर्यावरणीय जो क्षरण होता है यानी नुकसान होता है, इसको कम करने में सहायक होता है। प्रकृति में कार्बन चक्र। कार्बन चक्र देखिए क्या है। तो कार्बन चक्र का अर्थ है कि सभी जो जीवधारी हैं, सभी जो पेड़ पौधे हैं, यह सभी कार्बन इन सब में पाया जाता है। तो सभी कार्बन की पूर्ति पृथ्वी पर बनी रहे, इसके लिए कार्बन चक्र किस तरह से कार्य करता है? जो पेड़ पौधे हैं इनसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और सभी जीवधारी जो जीव होते हैं, सभी जीव जंतु, मनुष्य, यह सभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं। और जो कारखाने हैं इनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन उपस्थित होता है। तो यह कार्बन जो है, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, और जब पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं तो पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं यह सब एक स्थिति में ज़मीन में क्या होते हैं? दबते हैं, दब जाते हैं। जब जैसे पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वह भी ज़मीन में ही पड़ी रहती हैं, या मान लीजिए किसी कारण से किसी प्रलय की स्थिति आ गई कि जी सभी वनस्पतियाँ, जीव जंतु जो है पृथ्वी के नीचे या धरती के नीचे दब गए। जब पृथ्वी के नीचे ये दब जाएंगे उस समय क्या होगा? यह लाखों करोड़ों साल तक नीचे दबे दबे किस में बदल जाएंगे? पेट्रोलियम पदार्थों में। यह पेट्रोलियम पदार्थ ज़मीन के नीचे से फिर से निकाला जाएगा। जब कभी जो है ये जो पेट्रोलियम पदार्थों में ये परिवर्तित हो जाएंगे तो उन्हें ज़मीन के नीचे से पेट्रोलियम पदार्थों को निकाला जाएगा, फिर उनसे कल कारखाने चलाए जाएंगे, फिर कल कारखानों से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड जिसे पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे, और ये क्रिया जो है लगातार चलती रहती है। तो यह होता है कार्बन चक्र। तो प्रकृति में कार्बन विभिन्न अवस्थाओं में विद्यमान होता है। इसका मूल रूप जो है ग्रेफाइट एवं हीरा में पाया जाता है। जो मूल रूप में कार्बन होता है वो ग्रेफाइट और हीरा में पाया जाता है, और बाकी जो है सभी जीवधारियों में भी कार्बन पाया जाता है, सभी पेड़ पौधों में भी कार्बन पाया जाता है। देखिए, कार्बन यौगिक के रूप में कार्बन कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि रूप में भी पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन उपस्थित होता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि रूपों में यह प्रकृति में कार्बन यौगिक के रूप में पाया जाता है। यौगिक का अर्थ है यह क्या होगा? दूसरे तत्वों के साथ मिल करके पदार्थ बनाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया है, तो इन सब में कार्बन उपस्थित होता है यौगिक के रूप में। कार्बन का पुनर्चक्रण। जिस तरह से जल के समान ही विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा होता है। जो इसका पुनर्चक्रण हमने अभी बताया कि जैसे जीवधारी और कारखानों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वह पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, फिर पेड़ पौधे ज़मीन के नीचे दब जाते हैं तो कोयला बन जाते हैं, जीव जंतु दब जाते हैं तो वह पेट्रोलियम पदार्थ बन जाते हैं, फिर वो ज़मीन के नीचे से निकाले जाते हैं, कारखानों में यूज किए जाते हैं, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं उसको। यह स्थिति जो है इस तरह से कार्बन का पुनर्चक्रण चलता रहता है। तो जल की तरह जैसे जल का चक्र होता है, जल का चक्र क्या होता है कि समुद्र के जो जल होता है या सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो उसका वाष्पन होता है,
और वह जो है बादल में परिवर्तित हो जाता है। बादल फिर कम तापमान में बादल जो है संघनित होकर के वर्षा कराता है। और वर्षा होती है तो यह वर्षा जो है नदियों द्वारा फिर से जल बह करके समुद्र में चला जाता है। और समुद्र में चला जाता है फिर जो है फिर वही क्रिया होती है कि जल का वाष्पन होगा समुद्र से और वह बादल बनेगा। बादल बन करके फिर बारिश होगी और नदी द्वारा फिर चला जाएगा समुद्र में। यह क्रिया जो है जल चक्र हो गई। उसी तरह से कार्बन चक्र होता है। तो जल के समान ही विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाएं जो है कार्बन चक्र में भी होती हैं। तो कार्बन विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी विद्यमान होता है। जो खनिज जमीन के नीचे से खोद करके निकाले जाते हैं खनन द्वारा, उसमें जो है कार्बन विद्यमान होता है। तो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है जल चक्र। जल चक्र का अर्थ है, अभी हमने बताया जो जल चक्र है, जैसे जब वर्षा होती है तो वर्षा होगी तो वह जो है ज़मीन के नीचे भी जल की मात्रा कुछ चली जाएगी और कुछ पेड़ पौधों को वृद्धि के लिए जो जल की आवश्यकता होती है, तो इस तरह से पेड़ पौधों की वृद्धि में जल चक्र जो है सहायक होता है। वर्षा की मात्रा का निर्धारण जो होता है वायुमंडल में नमी के द्वारा होता है। तो वर्षा की मात्रा यदि वायुमंडल में नमी कम रहेगी तो वर्षा भी कम होगी, वायुमंडल में नमी अधिक होगी तो वर्षा अधिक होगी। तो वर्षा की मात्रा का निर्धारण वायुमंडल में नमी के द्वारा होता है। वायुमंडल में कार्बन तत्वों का संतुलन कार्बन चक्र द्वारा बना रहता है। कार्बन चक्र के द्वारा ही वायुमंडल में कार्बन चक्र का संतुलन बना रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।